नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं बदल रही भाजपा की, क्योंकि पिछले 2 दिन से इस पर खूब चर्चा हो रही है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट आ रही है और राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाले बहुत तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि इस बदलाव का मतलब क्या है। एक वक्त था जब नितिन गडकरी को भाजपा में पावर देने के लिए पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया था। मैं आपको पार्टी का लगातार दूसरी बार उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के वक्त की बात बता रहा हूं। और एक वक्त यह आ गया है कि उन्हें ना तो पार्टी के नए संसदीय बोर्ड में जगह मिली है और ना ही केंद्रीय चुनाव समिति में उनको रखा गया है। ये दोनों बॉडी भाजपा की सबसे ताकतवर बॉडी है। इस पर बहुत से लोगों का कहना है कि भाजपा बदल रही है और बदली हुई इस भाजपा में नितिन गडकरी के लिए कोई जगह बचती हुई नहीं दिख रही है। कौन क्या कह रहा है, एक बार यह देखते हैं, इसके बाद इस बदलाव का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, जनता पार्टी और फिर भाजपा के शुरुआती दिनों में पदाधिकारियों के पदों की भर्ती के लिए पार्टी और संसदीय दल के चुनाव होते थे। पार्टी संविधान के अनुसार यही होना चाहिए, लेकिन आज बीजेपी में कोई चुनाव नहीं होते। हर नामांकित पद के लिए मोदी की मंजूरी की जरूरत होती है। यह सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट है। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सबसे ताकतवर और सत्ता में मौजूद राजनीतिक पार्टी भाजपा में लोकतंत्र खतरे में है? यह एक सवाल है जिसको कई सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन यह सवाल कितना सही है इसको 2 बातों से समझा जा सकता है। एक, भाजपा आज केवल राजनीति में जीतने के लिए काम करती है। भाजपा की राजनीति का मतलब जीतने की दिशा में कदम बढ़ाना है। इसीलिए किसी भी अनुमान को लगाने से पहले एक नज़र यह भी देखना जरूरी है कि ये जो बदलाव है इसके राजनीतिक मायने क्या है। 2022, 2023 और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उनको नज़र में रखते हुए इस बदलाव के क्या कोई निहितार्थ निकलते, मतलब निकलते हैं। और दूसरी बात, आज भाजपा जिस शीर्ष पर खड़ी है उस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कारण खड़ी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। पिछले 8-9 साल की जो नरेंद्र मोदी और भाजपा के समीकरण सेट किए गए हैं, सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, राजनीतिक पार्टियों के साथ समीकरण, उन समीकरण के कारण भाजपा आज यहां पर पहुंची है। इसीलिए संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाना एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है और 2024 के बाद के बहुत सारे साफ साफ संकेत भी हो सकते हैं। लेकिन यह भी समझना होगा कि जिनको शामिल किया गया है वो कौन है और उनको क्यों शामिल किया गया है, उसके क्या राजनीतिक मायने हैं। भाजपा में संसदीय बोर्ड पार्टी में नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च इकाई है। मुख्यमंत्रियों, राज्य पार्टी प्रमुख और दूसरी अहम जिम्मेदारियों पर कौन बैठेगा, कौन रहेगा, इसका फैसला संसदीय बोर्ड करता है। इसीलिए समझा जा सकता है कि यह भाजपा की कितनी ताकतवर बॉडी है। नए संसदीय बोर्ड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11 लोग हैं और इनके नाम हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और बीएल संतोष। इसके अलावा भाजपा ने केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों का भी ऐलान किया हुआ है। इसमें 15 लोग शामिल होते हैं, जिसमें संसदीय बोर्ड के 11 चेहरे भी मौजूद रहते हैं। यानी संसदीय बोर्ड के 11 के अलावा 4 चेहरे इसमें हैं और इनके नाम है भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, वंती श्रीनिवास के नाम इसमें शामिल है। यह भाजपा की टॉप नई टीम है और इस टीम में नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को जगह नहीं मिली है जैसा कि चर्चा में है। वैसे तो इस टीम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जगह नहीं मिली है, जिनको लेकर यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद वही भाजपा का चेहरा बन सकते हैं। यह एक समझने वाली बात है। भाजपा ने 6 नए चेहरे को संसदीय बोर्ड में जगह दी है। इनमें एक पूर्व आईपीएस अफसर इकबाल सिंह लालपुरा है। भाजपा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि लालपुरा के रूप में भाजपा ने किसी सिख को संसदीय बोर्ड में जगह दी है। अब आप 2024 को ध्यान में रखते हुए यह समझे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और भाजपा का अकालियों से संबंध टूट चुका है, इसलिए वहां पर भाजपा चिंता में। अब दूसरी बात, के लक्ष्मण भी इस बार संसदीय बोर्ड में शामिल किए हैं, नए ये चेहरे हैं और भाजपा ने तेलंगाना में पूरा जोर लगाया हुआ है। वहां पर भाजपा की जीत जरूरी है, ये केंद्रीय टॉप लीडरशिप को लगता है।
और बगैर तेलंगाना को जीते बहुत सारे समीकरण सधते हुए नहीं दिखते हैं। इसीलिए तीसरी बात, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को भी शामिल किया गया है। और कईयों का कहना है कि उन्होंने तो भाजपा ही छोड़ दी थी और पार्टी के नेताओं को भी बुरा भला कहा था, इसके बाद भी उनको शामिल किया गया है। आप एक बात पर गौर कर लें, आज की भाजपा केवल जीत के लिए काम करती है, जैसा कि मैंने कहा, जीत के लिए समीकरणों को साधती है। और बीएस येदियुरप्पा को संसदीय बोर्ड में शामिल करने का फैसला 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। येदियुरप्पा कर्नाटक में प्रभावी माने जाने वाले लिंगायत समुदाय से आते हैं। यह तय है कि कर्नाटक में जिस राजनीतिक पार्टी के साथ यह समुदाय होता है उसकी जीत सुनिश्चित होती है। इसके अलावा भी जो इस नई टीम में संसदीय बोर्ड में जो नए लोग शामिल किए गए, अन्य लोग शामिल किए गए, उनको लेकर भी आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उनके जरिए भाजपा कोई ना कोई राजनीतिक समीकरण साधना चाह रही है। इसीलिए एक तो यह बात हुई कि जो भी नए लोग शामिल किए गए हैं वो आने वाले कई प्रदेशों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर शामिल किए गए हैं। समीकरण को साधने की एक कोशिश की गई है। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में मान लो कुछ सीटें कम होती है, जो कि होती हुई दिख रही है, तो उसकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस पर ध्यान फोकस किया गया है। और दूसरी बात, कहा जा रहा है कि अमित शाह को धीरे धीरे नंबर 2 पर पहुंचाया जा रहा है। पहली बात, अभी भी वो नंबर 2 पर ही है। और रही बात नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को लेकर, क्योंकि कईयों का कहना है कि इन दोनों को इसलिए कमजोर किया जा रहा है क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी के बाद कौन, यह सवाल आता है तो कई सारे नाम लिए जाते हैं, लेकिन इन दोनों का नाम भी उसमें शामिल होता है। इसको कुछ हद तक सही माना जा सकता है, लेकिन एक बात को समझने की जरूरत है, नितिन गडकरी को दोनों ही सर्वोच्च संस्थाओं से बाहर किया जाना और केंद्रीय चुनाव समिति में महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस को शामिल किया जाना, इसका एक मतलब है। कई कारण है इसके पीछे। पहला, नितिन गडकरी ने दिल्ली की राजनीति में आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति से खुद को अलग किया है। यह कई बार नितिन गडकरी कहते हैं, पॉलिटिकल विश्लेषक कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को कहते हैं। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में भी भाजपा चिंता में है और वहां पर देवेंद्र फडणवीस पर बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। और तीसरी बात, भाजपा का मौजूदा नेतृत्व महाराष्ट्र की राजनीति को देवेंद्र फडणवीस के जरिए ही साधना चाहता है, नितिन गडकरी के जरिए नहीं। इसीलिए साफ सी बात है। और फिर नितिन गडकरी अक्सर अपने बयानों को और अपने बयानों की वजह से लेकर चर्चा में रहते हैं और भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को असहज करते रहते हैं। कई बार ये आरोप लगते हैं कि वो पार्टी लाइन से बाहर चले जाते हैं। हालांकि मीडिया का एक बड़ा वर्ग और राजनीति में एक बड़ा वर्ग ये कहता है कि वो उनकी बेबाकी है, लेकिन कई बार बेबाकी भी बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। राजनीतिक पार्टियों को, संगठनों को चलाने के अपने तौर तरीके होते हैं। राजनीति में दो बातों पर गौर किया जाना बहुत जरूरी होता है। एक, जीतना जरूरी है और जीतने के लिए समीकरणों को साधना जरूरी है। और दूसरी बात, कोई भी लीडर टीम को अपने हिसाब से ही चुनना चाहेगा, क्योंकि वो अपने गोल सेट करता है और उसको अचीव करने के लिए एक टीम और एक रणनीति बनानी होती है। इसीलिए यह तो सबको पता ही है कि नितिन गडकरी और पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के बीच में कुछ तो दूरी है जो मीडिया में बार बार उठती रहती है। कुछ तो वजह है। आप केवल 3 प्रकरण को ही याद कर सकते हैं जो पिछले 9 सालों में या फिर हाल ही के कुछ महीनों में उनके बयान आए हैं। इन सब चीजों को अगर छोड़ भी दे तो आप 3 प्रकरण को याद कर सकते हैं। एक, साल 2009 में जब नितिन गडकरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के इकलौते मुख्यमंत्री थे जो उन्हें शुभकामनाएं देने दिल्ली नहीं पहुंचे थे। और 2, नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी माने जाने वाले संजय जोशी को पार्टी में एक्टिव करने में नितिन गडकरी की अहम भूमिका रही थी। नितिन गडकरी ने संजय जोशी को 2012 में जब यूपी का चुनाव संयोजक बनाया था तो नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। और आप याद कीजिए, नंबर 3, साल 2012 में भाजपा के मुंबई अधिवेशन में संजय जोशी के इस्तीफे के बाद ही नरेंद्र मोदी अधिवेशन में शामिल हुए थे। और इस बात को भी याद रखना चाहिए कि जब नितिन गडकरी भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे उसी समय पर अमित शाह को गुजरात छोड़ना पड़ा था। हालांकि वो अदालत के एक आदेश के बाद छोड़ना पड़ा था, लेकिन ये भी एक याद में रखने वाली बात है। और एक और बात, 2014 में नितिन गडकरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। ये तमाम मीडिया विश्लेषण में आया,
लेकिन उन्हें दरकिनार कर उनसे कम अनुभव वाले देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। इसीलिए कहा जा सकता है कि नितिन गडकरी के महत्व को धीरे धीरे भाजपा में कम किया गया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ नितिन गडकरी के पुराने संबंधों को इस बदलाव के तौर पर, उन संबंधों के असर को इस बदलाव में महसूस किया जा सकता है। लेकिन यह एक अनुमान है जो बार बार मीडिया का एक वर्ग लगाता रहता है, क्योंकि पहली बात, नितिन गडकरी पिछले 8 साल से भाजपा की सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में है, और दूसरी बात, जिन लोगों को नए गठन के तहत संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है, उनको लेकर साफ साफ दिख रहा है कि उनके जरिए भाजपा चुनावी समीकरण साधना चाह रही है। यह एक समझने वाली बात है। और रही बात शिवराज सिंह चौहान को लेकर, तो यह क्यों ध्यान में नहीं रखा जाता है कि 2018 का चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा मध्य प्रदेश में हार गई थी। यह जो मध्य प्रदेश में अभी सरकार है जिसके वो मुखिया है, यह तोड़ फोड़ के बाद बनी सरकार है जो अभी मध्य प्रदेश में चल रही है। इसीलिए भाजपा की दोनों सर्वोच्च संस्थाओं के नए गठन से दो संदेश तो बनते ही बनते हैं। एक, भाजपा में अमित शाह धीरे धीरे और अधिक मजबूत हो रहे हैं, यह माना जा सकता है। और दो, भाजपा 2024 को जीतने के लिए हर तरह के कैलकुलेशन पर काम कर रही है, हर तरह के कैलकुलेशन को सेट कर रही है। इसीलिए जब कैलकुलेशन सेट किए जाते हैं, जीतने के लिए समीकरण साधे जाते हैं, तो कई सारे लोगों को आगे पीछे किया जाता है। ये महत्व की बात है। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि विपक्ष क्या कर रहा है, यह एक समझने वाली बात है और ये बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।